देखिए दोस्तों, हम खान सर का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो इसमें 100% गारंटी कि इसी से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। तो जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ज़रूर ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से लड़ेगा। नहीं तो इससे रिलेटेड वीडियो मतलब क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेगा आपको सेंटर पे, तो आप लोग ये पढ़ के जाइएगा, देखिएगा, इसी से ही लड़ेगा आपको। आप खान सर का आपको पता ही है कि क्वेश्चन 100% संभावित बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर यह प्रक्रिया क्या होती है। देखिए हम 40 तक क्वेश्चन करवा दिए थे पिछले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दो प्रैक्टिस सेट हो गया है, ये तीसरा चल रहा है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिहार पुलिस बाय खान सर का वहाँ पे होगा लिखा हुआ, तो आप वहाँ से मतलब 1 से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर यह प्रक्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्योंकि जब सांद्र अम्ल जैसे H2SO4 हो गया, SO4 और HCl, या सांद्र क्षारक जैसे NaOH हो गया, को जल में मिलाया जाता है, तो यह प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। यानी इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल या क्षारक के आयनों और जल के अणुओं के बीच तेज रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे ऊष्मा निकलती है। इसलिए यह प्रक्रिया सावधानी पूर्वक की जाती है, क्योंकि जल को अम्ल में नहीं बल्कि अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। यदि जल को सांद्र अम्ल में डालते हैं तो अधिक ऊष्मा एकदम से उत्पन्न होती है, जिससे तरल उबल सकता है, ठीक है, और छींटे उड़ सकते हैं, जो हानिकारक या जलन पैदा करने वाले होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊष्माक्षेपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखिए क्योंकि यह गैस अम्ल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस H+ नहीं होते हैं, क्योंकि यह गैस रंगहीन होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए शुष्क हाइड्रोलिक गैस HCl गैस जिसे बोलते हैं, लिटमस पत्र के रंग को इसीलिए नहीं बदलती है क्योंकि इसमें मुक्त हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होते हैं, ठीक है। अम्लीय गुण दिखाने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए HCl गैस को जब जल में घोला जाता है तब यह आयनिक होकर H+ और Cl- आयन उत्पन्न करती है, ठीक है। HCl को जब जल में मिलाया जाता है तो H+ और Cl- आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो HCl यदि H+ आयन ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये जब जल में मिलाते हैं तो इसको नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो लेकिन जब HCl गैस शुष्क अवस्था में होती है, यानी उसमें जल नहीं होता है, तब यह आयनित नहीं होती है, मतलब कि इसलिए कोई H+ आयन नहीं बनते हैं और लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो रंग का नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र बताइए। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र, तो इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र MgSO4 7H2O होता है, ठीक है। MgSO4 7H2O, तो MgSO4 7H2O इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक अणु मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के साथ 7 अणु जल 7H2O होता है, ठीक है। चलिए नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के नियंत्रण में से किसका प्रयोग होता है। भारी जल, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, कैडमियम या बोरोन का।
तो इसका आंसर क्या है बताइए आप लोग, कमेंट जरूर करिएगा। कभी भी वीडियो देखिए कमेंट जरूर करिए। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं और श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम या बोरोन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तफल होते हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बताइए आप लोग, मेंडलीव, मोसले, न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड, इसमें से क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए, जब तत्व, देखिए हेनरी मोसले ने 1913 में यह सिद्ध किया है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हेनरी मोसले ने 1913 में यह सिद्ध किया था कि तत्वों का गुण परमाणु सिद्धांत पर मतलब क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर। इसी आधार पर आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया गया। मोसले ने 1913 में यह एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से यह खोज की कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर पर आधारित होते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर, जैसा कि मेंडलीव ने माना था। तो मेंडलीव का गलत हो गया था, तो इसमें मोसले हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मोसले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 12 होगी, 10 होगी, 5 होगी या 10 होगी? बताइए आप लोग। देखिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 में अंतिम कक्षा क्या है? मतलब 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वो। ठीक है, यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 282 है, तो इसका अर्थ है कि पहली ऊर्जा स्तर मतलब के सेल में आता है। ठीक है, पहला के मतलब के सेल में आता है, फिर एल सेल में आता है, फिर एम सेल में आता है, फिर एन सेल में आता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में देखिए के कक्षा में 2 हो गया, ये स्टार्टिंग वाला 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के एल एम, तो 2 हो गया, 8 हो गया, फिर से 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। यदि तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें पूरा संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के पहले कक्षा में जो रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार, देखिए बिहार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग बताइए, बिहार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? बिहार से क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। 21, 25, 23 या 31? देखिए बिहार में कुल 29 विश्वविद्यालय है यूजीसी में, मतलब यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालय सभी शामिल हैं। और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 18 राज्य विश्वविद्यालय हैं, जैसे पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे बिहार यूनिवर्सिटी बोलते हैं मुजफ्फरपुर में, और एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो नव नालंदा महाविहार है। ठीक है, और 7 निजी विश्वविद्यालय है, जैसे कि के यूनिवर्सिटी, संदीप यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी आदि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। टोटल यूजीसी से मान्यता प्राप्त 29 विश्वविद्यालय है बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप लोग जानते होंगे हाल ही में भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग बताइए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस
हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत की रियासतों के लिए एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 जुलाई 2025 तक भारत सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये करंट से क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए। राजनाथ तो होगा नहीं, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। तो अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए। और जीतन राम मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं। नितिन गडकरी तो आपको जानते ही होंगे, परिवहन से संबंधित है, मतलब परिवहन मंत्री हैं। और ये पीयूष गोयल क्या है? अभी विदेश मंत्री शायद होंगे, इसका पता नहीं है मुझे, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले में चलते हैं। डॉक्टर कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, जो अपने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, उनका किस नाम से संबोधित किया जाता था? नेताजी, गुरुजी, श्री बाबू, लोकनायक। और किस नाम से जाना जाता है बताइए आप लोग, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए, नेताजी किसे बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। गुरुजी किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। और श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। तो इसका आंसर श्री बाबू हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है? बताइए आप। नाइजीरिया, अर्जेंटीना, भारत, जापान। करंट से क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, नाइजीरिया G20 समूह का सदस्य नहीं है। G20 में वर्तमान में 19 देश हैं और 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, ये गणराज्य मेक्सिको और रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी शामिल है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइजीरिया ये शामिल नहीं है G20 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लिखा हुआ है, गोलघर पटना में स्थित विशाल अन्न भंडार का निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था? आप लोग बताइए, अब किसने करवाया था गोलघर? जब पटना में मतलब बना है गोलघर, देखेंगे आप लोग, तो उसमें विशाल अन्न भंडार मतलब कि अनाज उसमें रखा जाता है, तो उसका निर्माण किसकी सेना ने करवाया था? तो बताइए। लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन जॉन गास्टिन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन जॉन गास्टिन। देखिए, गोलघर पटना में स्थित विशाल एक अन्न भंडार है, मतलब कि अनाज का भंडार है। निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए कैप्टन जॉन गास्टिन के निर्देश में वर्ष 1786 में पूरा किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य में अकाल जैसे स्थिति में अनाज का संग्रहण करना था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन जॉन गास्टिन। देखिए 54 नंबर, भूटान की राजधानी और मुद्रा कोष को क्या है? अच्छा, भूटान की राजधानी और मुद्रा के बारे में बता रहा है कि आपका भूटान का राजधानी बताना है और मुद्रा बताना है। ठीक है। तो भूटान की राजधानी जानते हैं, थिम्पू है, लेकिन मुद्रा क्या है बताइए? येन है या न्यूग्लेट्रम है? बताइए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा न्यूग्लेटुम है। ठीक है, न्यूग्लेटुम। और थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है और यह राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, इसरो का कहाँ मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना 15 अगस्त को 1969 में हुआ था। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 56, बिहार राज्य
की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? बताइए, बिहार की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल क्या पूर्व में हो गया, बिहार के पूर्व में, और ये झारखंड बिहार के दक्षिण में, और ये उत्तर प्रदेश ये पश्चिम में, और एक नेपाल है जो बिहार के ऊपर में, वो मतलब उत्तर में, नेपाल बिहार के उत्तर में पड़ता है, जो एक देश है। ठीक है, यानी ये भी सवाल पूछा है कि बिहार के कितने राज्य और कितने देश सीमा लगते हैं, तो एक देश हो जाएगा ये और 3 राज्य हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि दक्षिण में झारखंड लगते हैं बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुई थी, किंतु इसमें सीमेंट निर्माण हेतु उपयोगी चूना पत्थर नहीं मिलता? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए धारवाड़ चट्टानें भारत की सबसे पुरानी चट्टानें प्रणालियों में से है एक, जिनकी उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग यानी लगभग 250 से 308 अरब पूर्व 3.8 अरब पूर्व में हुई थी। ये चट्टानें प्राचीन कांतरित और तलछट्टी चट्टानों से बनी होती है। धारवाड़ चट्टानें में लौह, मैग्नीज, सोना, तांबा आदि खनिजों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें चूना पत्थर का अभाव होता है और सीमेंट निर्माण के लिए उपयोगी चूना पत्थर इसमें नहीं पाया जाता है। तो विंध्यन समूह की चट्टानें ये भी प्री कैम्बियन काल की तलछट्टी चट्टानें हैं, लेकिन इसमें चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर है 58। क्या कर रहा है कि राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैले होते हैं जहाँ तेज हवाएं चलती है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। हवा की दिशा में लंबवत या उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, हवा की दिशा के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कभी भी वीडियो देखिए कमेंट जरूर करें। देखिए गोखुर झील एक प्रकार की अर्धाकार या घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली झील होती है, जो मुख्य नदी की विसर्पण प्रक्रिया को आकार बनती है। जब कोई नदी समतल भूमि पर बहती है तो वह लहराकर बहती है। इस बदलता हुआ को समतल भूमि पर बहती है। ठीक है, जब कोई नदी समतल भूमि पर बहती है तो वह लहराकर बहती है, इसलिए इसे मतलब कि किनारों पर अधिक अपरदन और अंदरूनी किनारों पर अवसाद होता है। ठीक है, तो समय के साथ यह विसर्पण तेज होता है, तो 2 मोड़ों के बीच की पतली भूमि की पट्टी टूट जाती है, जिससे नदी एक सीधा रास्ता बना लेती है और पुराना मोड़ मुख्य धारा से कटकर एक अलग झील बना लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। कच्छ का रण किस कारण से बना है? तो बताइए आप लोग। कच्छ का रण ज्वालामुखी गतिविधि से, पवन क्षरण से, समुद्र द्वारा लगाए गए अवसादों के जमाव से, हिमनदों की गति से। देखिए कच्छ का रण जो गुजरात राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है, यह विशाल समतल नमकीन दलदली मैदान है। यह क्षेत्रीय मुख्यतः समुद्र द्वारा लाए गए हैं अवसादों के जमाव के कारण बना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कैस्केड रेंज का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत सक्रिय रहा है? तो बताइए कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेस, माउंट एटना, माउंट फिजी, माउंट एवरेस्ट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा माउंट सेंट हेलेस, क्योंकि कैस्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है और पर्वतीय श्रृंखला है जो विशेष रूप से ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। इस श्रृंखला का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट सेंट हेलेस। तो देखिए 60 क्वेश्चन हैं, आज 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 40 से 60, तो 20 क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। तो अब कल
20 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और ये संभावित प्रश्न है, आप लोग को यहीं से मतलब 100% गारंटी आपको हम बताते हैं कि आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखिएगा तो इससे ही से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि खान सर का संभावित प्रश्न है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा इसको। ज़्यादा हम बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा और इससे ही रिलेटेड और इससे ही लड़ेगा, आपको ज़रूर देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम हॉल में, जब आपको पता चलेगा कि हाँ सही बताए हैं। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसको और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।